डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बात चल रही थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एटसेट्रा। तो उसमें हमने आपको पढ़ा दिया था अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये तो हो गया था क्लियर। और एक चीज और बताई थी, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर्स, ये बता दिया था। पेज नंबर 152 बता रहे हैं, देख लेना बेटा। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका पेज नंबर देखना 152। उसमें है डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आप जानते हैं कि चाहे वो बैक्टीरियल सेल ही क्यों ना हो, बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में चाहे वो प्रोटोजोअन्स हों या एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। उनमें क्या बता रहे थे हम, उनमें एक सिंपल सी बैक्टीरियल सेल में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें होते हैं। ये कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं एक सर्टेन कंसंट्रेशंस में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? उनमें एक सर्टेन कंसंट्रेशन होती है, ये नहीं होती है कि बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत अधिक हो जाए। अगर हम सीधी सीधी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब हमने कई बार बताया, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, उनको एग्रीगेट करके क्या बोलेंगे हम? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो नोट कर लो, मेटाबॉलिज्म हेडिंग डालो, मेटाबॉलिज्म में हम लिखवा रहे हैं मेटाबॉलिज्म। लिखो इसमें ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, इसमें लिखो मेटाबॉलिज्म, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल और होल ऑर्गेनिज्म नॉन एज मेटाबॉलिज्म। मतलब क्या होगा? चाहे वो सेल के अंदर हो, चाहे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म। हमने उस दिन बताया था ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? एनी लिविंग, जिसमें लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हों उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। कंफ्यूज नहीं होना। मींस अगर जैसे हमें प्लांट्स, एनिमल्स सबको इकट्ठा लिखवाना है तो एक टर्म हम क्या यूज करेंगे? वहां अप्लाई करेंगे ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखना, ऑर्गेनिज्म का मतलब एनी लिविंग। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये दो टाइप की हो सकती है बॉडी के अंदर, दो टाइप की होगी। पहला देखो एनाबॉलिज्म, दूसरी देखो कैटाबॉलिज्म। क्या हो गया? एनाबॉलिज्म हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म का मतलब समझो क्या होगा। आपने देखा होगा कि बॉडी में कुछ सिंथेसिस चलते रहते हैं, कुछ फॉर्मेशन चलते रहते हैं। इन फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होगा? सिंथेसिस होगा। क्या होगा? सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। अब जब सिंथेसिस होगा तो बॉडी का जो वेट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो आप पहला तो ये है सिंथेटिक प्रोसेस है, दूसरा आप देख सकते हैं वेट गेन होगा। क्या होगा? वेट विल बी इंक्रीज और गेन। दो पॉइंट हो गए, ठीक है। एक तो क्या हो गया? सिंथेसिस होगा और वेट विल बी इंक्रीज और गेन। एग्जाम्पल देखो, अब गेन क्या टाइप का होगा? आपने प्लांट्स में सबसे बड़ी चीज समझी होगी, वो है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम डिटेल में बात करें तो फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मींस होता है फॉर्मेशन। अब लाइट से जो रेडिएंट एनर्जी होती है या सोलर एनर्जी जो होती है, जो सन से मिलती है, वो चेंज हो जाती है इन द केमिकल एनर्जी, दैट इज ऑर्गेनिक फूड। जो प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। और रिएक्शन आपको पता होगी
रिएक्शन हम लिख रहे हैं, यहां देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी, 6CO2 प्लस 12H2O, यहां लिख देंगे सनलाइट क्लोरोफिल, ऊपर हो गया सनलाइट, ये हो गया क्लोरोफिल, ठीक है। और सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. This is the equation of photosynthesis. ये हमने इसलिए लिख दिया कि कभी-कभी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर फोटोसिंथेसिस में ये देखो एकदम करेक्ट इक्वेशन है, कहीं-कहीं क्या लिखा कुछ बुक्स में 6CO2 के साथ प्लस 6H2O लिख दिया और यहाँ H2O ना निकाल के सीधा ऑक्सीजन निकालते हैं। जब आपसे कोई कहे ये क्यों सही है वो क्यों गलत है, सीधी सी बात है, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है उससे ऑक्सीजन बनती है, जब ऑक्सीजन 6O2 निकलेगी तो उसके लिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए, 12 चाहिए, तभी तो 6O2 मिल पाएगी, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो सही है। तो ये रिएक्शन जरूर नोट कर लो आप लोग। अब एक तो फोटोसिंथेसिस एग्जांपल हो गया, इसके अलावा अगर सिंथेसिस की बात करी है हमने तो एक होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जानते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के अंदर जनरली क्या होगा, राइबोसोम के, क्योंकि फैक्ट्री है, राइबोसोम क्या है, फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अमीनो एसिड्स जो हैं जैसा कि कल बता रहे थे, उस दिन बता रहे थे कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंक हो गए, ठीक है, तो फाइनली दे फॉर्म द लार्ज चेन, एक पॉलीमर की चेन बनेगी, उसको पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, और बताओ क्या एग्जांपल हो सकते हैं। एक प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, बताया क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, कि ब्लड में जब ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ता है तो उस लेवल को मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और ये ग्लाइकोजन में चेंज करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। याद रहेगा, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। कहाँ होगा, ये होता है इन द लिवर सेल्स और मसल सेल्स, लिवर में होगा या फिर मसल सेल्स में, दो साइट हैं इसके ग्लाइकोजेनेसिस, ध्यान रहेगा। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स बता दिए इसके एनाबॉलिज्म के, और एनाबॉलिज्म को भी हमने यहाँ आपको बता दिया है अबाउट द एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म तो समझ में आ गया होगा बेटा, तो एनाबॉलिज्म के बाद बात करेंगे अबाउट द कैटाबॉलिज्म की। देखो यहां जो लिखा था उसको अपोजिट लिख दो, सिंथेसिस की जगह क्या लिख दो, डिस्ट्रक्शन, वेट गेन की जगह क्या लिखोगे, वेट लॉस। क्यों, क्योंकि जो कैटाबॉलिज्म है उसमें डिग्रेडेशन होता है, मींस ग्लूकोज या अदर जो हैं वो टूटेंगे, जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन में हमेशा वेट का लॉस भी होगा। तो देखो यहाँ कैटाबॉलिज्म, तो डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसको आप क्या लिख सकते थे, सिंथेसिस और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस थी, कंस्ट्रक्टिव का अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। अगर हम वेट के गेन की बात करें, इसमें तो गेन हो रहा था, यहां क्या है, बॉडी या वेट लॉस, बॉडी वेट यहां घटेगा, यहां क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में देखो क्या क्या हो जाएगा। पहला तो आप जानते हो डाइलेशन, सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, डाइलेशन। दूसरा देखो, दूसरा हो जाएगा
रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, रेस्पिरेशन में ही क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस भी एग्जांपल इसका होगा, ग्लाइकोलिसिस। अब यहां ग्लाइकोजेनेसिस लिखा था, आप यहां लिख सकते हो ग्लाइकोजिनोलिसिस भी इसका एग्जांपल होगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस समझो क्या होता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, तो डाइजेशन में देखा था, डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अगर पॉलीसैकेराइड है तो वो डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा। यहाँ रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन का भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, छोटा सा एक्सप्रेशन करके। देखो यहाँ रेस्पिरेशन का, यहाँ ग्लूकोज जो है, क्या ग्लूकोज C6H12O6 है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और क्या बनेगी, बन जाएगी 6CO2 प्लस 6H2O, वेरी गुड, प्लस 38 ATP विल बी फॉर्म। कितने बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स, 38 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म इन द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में 38 ATP जो है उनका फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा जो भी रिएक्शंस हैं, चाहे ग्लाइकोलिसिस की हो, ग्लाइकोलिसिस का मतलब समझो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बाय द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से एक चेन रिएक्शन होती है, इससे क्या बनता है, फाइनली फॉर्म पायरुवेट और पायरुविक एसिड बनता है। 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं किसके, पायरुविक एसिड। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। तो चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे वो रेस्पिरेशन बताया, डाइजेशन बताया, ग्लाइकोजिनोलिसिस बताया, ये सब बताए। एक चीज और क्लियर करते हैं कि कैटालिस्ट सुने होंगे। कैटालिस्ट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा दें, घटा दें, कैटालिस्ट कहलाते हैं। तो ये जो चाहे वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो या अदर जो भी एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, उनको कैटालाइज किया जाता है। और ये कैटालाइज किनके द्वारा होती है, बाय द एंजाइम्स। इसीलिए एंजाइम्स को हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। कोई कहे व्हाई द एंजाइम्स आर नॉन एज कैटालिस्ट, तो आप कहोगे कि कोई भी रिएक्शन है उसको कंटिन्यू करने के लिए वो क्या, एंजाइमेटिक रिएक्शन। जैसे आपसे हम कहें कि जो स्टार्च है, स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम बताओ, तो आप कहोगे सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोज में, बाद में माल्टेज एंजाइम तोड़ देगा ग्लूकोज में। तो फाइनली अब कोई भी रिएक्शन है उसके लिए जरूरी किसकी, जरूरत किसकी होती है, एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स को हम बोल सकते हैं एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट। और एक कहा जाता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये नहीं है कि सब प्रोटीन एंजाइम हो जाए, लेकिन जितने भी एंजाइम्स बने होते हैं दे मोस्ट आर ऑफ प्रोटीनियस इन नेचर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है बेटा, तो ये एंजाइम से रिलेटेड हमने और इससे रिलेटेड बता दिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, और द लिविंग सिस्टम भी बता देंगे जो आपके में है। एंजाइम्स इसमें फिर से है, केमिकल रिएक्शंस हैं, ये जो भी टॉपिक्स हैं ये हम आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।